Dear students, welcome back to our YouTube channel Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology educator, and आज का हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग किसमें? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट एज वेल, दोनों में हम डीएनए पैकेजिंग को देखने वाले हैं, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं प्रोकैरियोट से, ठीक है ना। अब ये देखो बेटा, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोट्स में जब हम डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें प्रोकैरियोट की सेल को देखना पड़ेगा। जो प्रोकैरियोट की सेल होती है वो उसके अंदर प्रोकैरियोट की सेल में कोई वो नहीं होता, कोई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। सेल के अंदर इस तरीके से डीएनए पड़ा होता है जिसको हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब जब सेल के पास में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, जो डीएनए न्यूक्लियोइड होता है, जो डीएनए कंटेंट होता है, वो सेल के सेंटर में ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी सेल में फैला हुआ है। बात समझ रहे हो? तो उसके पीछे भी ऐसा क्या रीजन है कि जो डीएनए कंटेंट है वो बिल्कुल सेल के बीच में ही है। उसका भी कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा किस वजह से सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में है डीएनए कंटेंट। न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं है, कोई बाउंड्री भी नहीं है उसको जो रोक के रख रही है बीच में, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे बेटा अभी। अब पैकेजिंग की जरूरत क्या पड़ रही है, ठीक है ना। पैकेजिंग की जो जरूरत पड़ रही है सेल को, ठीक है ना, वो पैकेजिंग की जरूरत सेल को क्यों पड़ रही है? देखो, वो इसलिए पड़ रही है बेटा क्योंकि जो सेल का साइज होता है और न्यूक्लियस का साइज होता है वो काफी कम होता है, ठीक है ना। और एज कंपेयर टू डीएनए की लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। डीएनए कैसा होता है? हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसकी पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है, मतलब उसको फोल्ड करके रखना बहुत जरूरी है ताकि वो कम स्पेस में भी सेटल्ड हो जाए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फिट हो जाए कम स्पेस के अंदर भी, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करती हूँ, तो उसका जो डीएनए होता है उसके डीएनए की लेंथ बेटा 2.2 मीटर होती है। लेकिन वहीं अगर हम सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो वो तो 5 माइक्रोमीटर होता है। तो अब 5 माइक्रोमीटर वाली एक स्पेस में कैसे 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड कैसे फिट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें करनी पड़ेगी इसकी फोल्डिंग। अब इसी फोल्डिंग को हम डीएनए पैकेजिंग का नाम बोलते हैं, डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं। अब ये पैकेजिंग किस किस तरीके से होती है वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। अब इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा हमें डीएनए को भी रिकॉल करना पड़ेगा, जो डीएनए की स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना। डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने एक लास्ट वीडियो, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर, उस वीडियो में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को ही डिटेल में पढ़ा था। डीएनए के स्ट्रक्चर में बेटा हमें पता है जो उसकी बैकबोन, डीएनए की जो बैकबोन बनाता है शुगर और फॉस्फेट, यानी कि जो डीएनए के पास में फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ओवरऑल डीएनए के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और दूसरा, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो डीएनए होता है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है ना। डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब दो सिनेरियो हमारे पास में है, 2 पॉइंट्स हमारे पास में है। एक तो हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज है, दूसरा वो नेचर में एसिडिक है, ठीक है ना। अब हमें इस डीएनए की पैकेजिंग करनी है, इसकी फोल्डिंग करनी है। तो जब हम इस डीएनए की फोल्डिंग करेंगे तो ये कुछ वैसी ही चीजों के साथ में जाके फिट हो सकता है जो इसके अपोजिट नेचर की हो, मतलब कि जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज हो और जो नेचर में भी बेसिक हो, बेसिक इन नेचर हो, क्योंकि ये एसिडिक है। एसिड और बेसिक चीजें एक साथ फिट हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ में फिट हो जाएंगे। तो उस टाइप की कुछ प्रोटीन्स डीएनए सेल के पास होनी चाहिए जो फोल्डिंग्स में मदद करेंगी, डीएनए को फोल्ड करने में मदद करेंगी, ठीक है ना। अब देखो, इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पैकेजिंग अभी किस में देख रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं। तो हमें पता है कि उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है।
बैक्टीरिया के अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो डीएनए फिर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के बावजूद भी जो डीएनए है फिर भी वो सेंटर में ही मिलता है हमें। जब भी हम कभी फोटो बनाते हैं बैक्टीरियल सेल की तो हम जो डीएनए को वो बिल्कुल सेंटर में ही क्यों बनाते हैं, हम साइड साइड में क्यों नहीं बना देते, ठीक है ना। उसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब कि फिर भी बिना न्यूक्लियर एनवेलप के बिना भी जो डीएनए है वो फिर भी हमें सेंटर में ही देखने को मिलता है। वो पूरी थ्रू आउट द सेल्स क्यों नहीं स्कैटर्ड हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद में तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल होती है उनके सेंटर में, बैक्टीरियल सेल के सेंटर में कुछ कैसी प्रोटीन होती है बेटा, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है। ऐसी प्रोटीन जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और उनकी नेचर भी कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ठीक है ना। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, NAPs। NAPs मतलब कि न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। इन प्रोटीन को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके सेंटर में कुछ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, और दूसरा ये बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो डीएनए है वो सेल के सेंटर में ही रहता है, ठीक है ना, वो उसको जाने नहीं देती दूर, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ चिपकी हुई है, वो वहां पे उनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, वो साथ साथ में है दोनों चीजें, ठीक है ना। इस तरीके से अब जो ये NAPs होते हैं, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इन पे जो डीएनए फोल्ड होता है वो किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे मैंने दो NAPs दिखाए हुए हैं। एक न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन ये है, ठीक है ना, और दूसरी न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन ये है, ठीक है ना। अब डीएनए का जो डुप्लेक्स होता है, डबल हेलिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स। अब ये डबल हेलिक्स किस तरीके से, डीएनए डबल हेलिक्स किस तरीके से इसके चारों तरफ को राउंड अप हो रहा है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन के तरफ को, और फिर इस तरीके से दूसरी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन आ गई। इस तरीके से काफी सारी प्रोटीन्स यहाँ पे पड़ी होती है सेंटर में, और उनसे ये हमारा जो डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो किस तरीके से रैप हुआ होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। आगे हम देखते हैं पैकेजिंग इन यूकैरियोट, जो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये है हमारा डीएनए, बिल्कुल हमने डीएनए को बिल्कुल जैसा, जो कि हमारा कितना होता है, डबल हेलिक्स, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए की, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसका डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर, ठीक है ना। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा 2 नैनोमीटर, ठीक है ना। अब एक सेल के अंदर जो डीएनए के लेंथ है, डीएनए की कंप्लीट लेंथ कितनी है यहाँ पे, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर है, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो है 5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। अब सोचो मीटर को माइक्रोमीटर में एडजस्ट करना है, ठीक है ना। अब इसको एडजस्ट करने के लिए फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग से डिफरेंट होती है यूकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करती है पैकेजिंग के अंदर यूकैरियोट्स में जो मेजर रोल प्ले करती हैं वो होती है हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पे मेन प्लेयर होती हैं एक तरीके से, ठीक है ना। क्या मैं बोलूंगी कि क्या जो डीएनए पैकेजिंग में केवल सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स ही काम करती हैं, नहीं बेटा, ये मेन प्लेयर होती हैं पैकेजिंग का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि एक तरीके से सपोर्टिव प्लेयर होती हैं, ठीक है ना। मैं बोल सकती हूँ उनको, क्या बोल सकती हूँ मैं उनको, सपोर्टिव प्लेयर्स बोल सकती हूँ पैकेजिंग का, ठीक है ना। लेकिन
रोल प्ले कर रही है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, क्योंकि हमें पता है डीएनए की नेचर एसिडिक होती है और इनके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो उसको डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए वैसी चीजें चाहिए ना, वैसे ही कुछ प्रोटीन्स कंपोनेंट्स चाहिए जिसके साथ में वो फिट हो सके अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, दो ऐसे फ्रेंड जो साथ में रह सके, या फिर ऐसे फ्रेंड ले आए जो आपस में लड़ते रहे, ठीक है ना, जो साथ में रह सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, इसके ऊपर हमारा कैसा चार्ज है, ये हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन नेचर वाइज बेसिक होती है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन नेचर वाइज बेसिक होती है, और बेसिक प्रोटीन की वजह क्या है, हिस्टोन के पास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हिस्टोन का नेचर बेसिक, डीएनए का नेचर एसिडिक है, क्यों, फॉस्फेट की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के पास में जो अमीनो एसिड होते हैं ज्यादा, वो होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है ना। इन एंजाइम्स के नाम याद रखना, ये पीवाईक्यू है बेटा, ठीक है ना। ये आया हुआ है क्वेश्चंस कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोटीन कैसी है, बेसिक इन नेचर है, तो आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब ये हमारे पास एक डीएनए का थ्रेड है जिसको हमने डबल हेलिक्स, इसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं, इसी की हमें पैकेजिंग करनी है। ये डबल हेलिक्स कितना लंबा है, 2.2 मीटर जितना इसकी लेंथ है डबल हेलिक्स की। तो अब इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये सबसे पहले किस पे आके रैप होता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। हमने बोला ना कि जो मेन रोल प्ले कर रही है वो कौन कर रही है, हिस्टोन प्रोटीन। सबसे पहले ये डीएनए किसके ऊपर रैप होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। तो थोड़ा सा हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने हिस्टोन प्रोटीन बनाई है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, ये भी हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना। यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए हमने इस तरीके से बनाया, क्योंकि जो हिस्टोन होती है वो ऑक्टामर होता है। हिस्टोन के अंदर 8 यूनिट होती है, ठीक है ना, ऑक्टामर हिस्टोन होती है क्योंकि इसके अंदर 8 सब यूनिट्स हैं। सब 8 सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, मतलब मेन 4 सब यूनिट है, लेकिन वो चारों किसमें होती है, पेयर्स में होती है। जैसे कि H2A, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 सब यूनिट्स हैं, लेकिन ये चारों ही दो हैं, पेयर में है, यानी कि H3 ये भी है और ये पीछे भी H3 है, H4 ये है और H4 इधर ये पीछे भी है, इसके पीछे। मतलब एग्जैक्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। ऐसे ही H2A 2 हो गए ना, H2B एक ये और एक ये, बात आ रही है समझ में। अब हम इसको बोलते हैं ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। साथ में एक H1 भी होता है जो इसके साथ में किस तरीके से ये जो पोर्शन है इसको हम H1 बोलते हैं, जो कि लिंकर प्रोटीन का काम करता है, ठीक है ना। ये डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करवाने में और आगे जो फर्दर फोल्डिंग होगी डीएनए की उसमें मदद करता है, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि हिस्टोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टामर कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, उनके नाम याद हो गए, H2A, H2B, H3 और H4 और H1 जो लिंकर का काम करती है, ठीक है ना। और ये सभी यूनिट्स पेयर्स में होती हैं, 4 यूनिट्स हैं, पेयर में है, इसलिए स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ऑक्टामर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। अब जब इसके ऊपर, अब हमने इसके ऊपर किसको रैप करना है, हमने नहीं सेल को रैप करना है, ठीक है ना। सेल इसके ऊपर से डीएनए डुप्लेक्स डबल हेलिक्स डीएनए को इसको इसके ऊपर रैप करेगी। किस तरीके से, देखो यहां से जैसे मैंने बेटा ये डबल हेलिक्स आ रहा है, ये डबल हेलिक्स डीएनए ये अब पिछली साइड से इसके पीछे से आया है और इस तरीके से मूव होके और ये ऐसे इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से डीएनए घूम रहा है, रैप हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है ना। अब जो यहां से लेके यहां तक का जो डीएनए, जो एक स्टोन के ऊपर डीएनए रैप होता है, वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उस
एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से जो जब डीएनए रैप होता है तो वो कितने बेस पेयर्स कवर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे, टोटल बेस पेयर 200, मतलब कि 200 बेस पेयर इसके चारों तरफ को इस तरीके से रैप हो जाते हैं, ठीक है ना, 200 बेस पेयर। इसके अलावा अगर बोले कि लेंथ मतलब टर्न कितने लेता है, कि 1 टर्न लेता है, 2 टर्न लेता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ को, नहीं बेटा, कितने टर्न लेता है, ये 1.7 टर्न पूरे करता है, ठीक है ना, यानी कि 1 टर्न पूरा और दूसरा टर्न कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके चारों तरफ से ये टर्न लेता है हिस्टोन प्रोटीन के। अब ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों तरफ से डीएनए ने इस तरीके से इसको रैप किया हुआ है, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। अब इधर देखो, ओके ठीक है, अब देखो बेटा न्यूक्लियोसोम की, अब जो, क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस तो बढ़ेगी ना, यहाँ पे डीएनए की थिकनेस कितनी थी, 2 नैनोमीटर, यहाँ पे डीएनए की थिकनेस कितनी थी, 2 नैनोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ी सी फोल्डिंग हो गई है, थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है ना। तो कितनी हो गई थिकनेस, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की थिकनेस 10 नैनोमीटर, 10 to 11 नैनोमीटर थिकनेस होती है न्यूक्लियोसोम की, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियोसोम अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इस वाली स्टेज को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे पूरे डीएनए में। अगर हम इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके की नजर आते हैं, ठीक है ना। और ये किस तरह से हमें लग रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना, इसको क्या बोला, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि जिस तरीके से एक धागे में हमने कुछ, मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे माला होती है, ठीक है ना, माला के अंदर हमने बीड्स डाले हुए हैं और उसमें हमें दिख रहा है ना कि बीच में ऐसे बीड्स हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट है, धागे से वो कनेक्ट है, बीड्स हैं धागे से कनेक्ट है, इस तरीके की हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसलिए हमने इसके लिए यूज किया क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसको एक को यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमें, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब एक बिल्कुल माला जैसे पिरो रखी हो ना, बीड्स के साथ में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम इस तरीके से जब हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह हमें दिखाई देते हैं, जब इनको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोसोम, क्रोमैटोसोम, ठीक है ना। जैसे कई बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब ऐसे अरेंज होते हैं इस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे, उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटोसोम बोलते हैं। सिंगल एक को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटोसोम में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। और जब ये 6 न्यूक्लियोसोम एक टर्न बनाते हैं, आगे जब कंडेंस होते हैं, फोल्ड होते हैं, तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और इसमें 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं जिसको हमने सोलेनॉइड बोला है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई है। तो अब जो ये हिस्टोन, ये न्यूक्लियोसोम जो है, अब ये न्यूक्लियोसोम भी फर्दर इनमें फोल्डिंग होती है। अब न्यूक्लियोसोम आपस में फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इतनी फोल्डिंग होगी, अब ये आगे फर्दर और फोल्डिंग हो रही है और इसमें फोल्डिंग होके क्या बनता है, फिर क्रोमैटिन फाइबर बनता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बनता है, क्रोमैटिन फाइबर, और जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 30 नैनोमीटर। अब क्रोमैटिन फाइबर हो गया है, अब क्रोमैटिन फाइबर कितना है, इसकी जो थिकनेस हो गई है 30 नैनोमीटर। अब ये क्रोमैटिन फाइबर भी आगे चल के फर्दर लूप बना के इस तरीके से फोल्ड होता है, ठीक है ना। फिर और थिकनेस बढ़ती है, ठीक है ना, ये फर्दर और कॉम्पैक्ट हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, ठीक है ना। उस टाइम पे जो थिकनेस हो जाती है, अब यहाँ पे जो थिकनेस है जिसको हम क्रोमैटिन लूप बोलते हैं, उसकी थिकनेस है अब 300 नैनोमीटर, ठीक है ना। और फाइनली और ज्यादा जब ये थिक हो जाता है हमारा, तो क्रोमोसोम बनता है, वो है 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। लेकिन क्रोमोसोम्स हमें कैसे दिखते हैं, विजिबल मेटाफेज पे ऐसे 2 क्रोमैटिड्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इनका टोटल डायामीटर, टोटल थिकनेस हो गई बेटा 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर,
ठीक है ना। तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए की पैकेजिंग फाइनली हमें क्या मिल गया, क्रोमोसोम मिल गया। और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये हमें कब विजिबल होती है, मेटाफेज पर, ठीक है ना। मेटाफेज पर ये स्ट्रक्चर हमें विजिबल होती है, ठीक है ना। उससे पहले जो डीएनए होता है वो किस में पड़ा रहता है, हमारे क्रोमैटिन्स की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना बेटा। ये हमारा ओके ठीक है। ये डीएनए पैकेजिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि डीएनए पैकेजिंग जो सेल को डीएनए को क्या करना है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसका साइज कम है और उसके साइज के हिसाब से हमें डीएनए को पैक करना पड़ेगा और तभी इसी बस सिर्फ यही एक रीजन है सेल को डीएनए पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो नहीं बेटा, डीएनए पैकेजिंग हमारे जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, डीएनए पैकेजिंग सेल डिवीजन में हेल्प करती है। अब देखो ना कि ऐसे बहुत सारा क्रोमैटिन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको सेल किस तरीके से सेपरेट करेगी अलग अलग, ठीक है ना। तो उसे सेपरेट जब दो डॉटर सेल में उसको ट्रांसफर करना है तो उसे कहीं ना कहीं उसे एक ऑर्गेनाइज मैनर में तभी वो उसको डिवाइड कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि डीएनए हमारा न्यूक्लियस हमारा छोटा है, सेल का साइज हमारा छोटा है इसलिए डीएनए को इस तरीके से पैक करना पड़ता नहीं, ये भी एक रीजन है। लेकिन जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। कौन से प्रोटीन्स को कब एक्सप्रेस करेंगे, कौन से प्रोटीन कब एक्सप्रेशन देंगे, तो इन सारी चीजों में डीएनए पैकेजिंग हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो, तो बेटा आप लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।